गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, केवीएम इंस्टीट्यूट मुंडावर द्वारा संचालित यूट्यूब चैनल कर्म विद्या मंदिर पे आपका स्वागत है। बच्चों, आज के वीडियो में हम बात कर रहे हैं कक्षा 12 भौतिक विज्ञान चैप्टर 5 विद्युत धारा। इस वीडियो में हम आज चर्चा करेंगे टॉपिक प्रतिरोध व प्रतिरोधकता पर ताप के प्रभाव की। बच्चों, आप जानते हैं कि प्रतिरोधकता जो होती है उसका फॉर्मूला आपने पढ़ा, रो बराबर m/n² टाउ। ठीक है, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा है प्रतिरोधकता के लिए, जो आपने लास्ट वीडियो में डिराइव किया था। इससे ये पता चलता है कि जो प्रतिरोधकता है वो इस सूत्र से व्यक्त की जाती है, लेकिन हमें ये पता है कि m जो कि द्रव्यमान है और n जो कि प्रति एकांक आयतन आवेश घनत्व है, आवेशों की संख्या इनकी आवेश घनत्व, और E इलेक्ट्रॉन का आवेश, ये तीनों राशियां कांस्टेंट हैं। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, आवेश घनत्व और इलेक्ट्रॉन का आवेश तीनों कांस्टेंट हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ, ये सारे कैसे हैं? नियतांक। इसका मतलब ये हुआ कि जो टाउ का मान है, यानी कि रो का मान, जो प्रतिरोधकता का मान है, वो किस पे डिपेंड, किसके समानुपाती होगा? ये तो पूरा एक कांस्टेंट ही हो गया, तो वो टाउ के व्युत्क्रमानुपाती होगा। टाउ क्या है? विश्रांति काल। जहाँ टाउ है विश्रांति काल, विश्रांति काल दो क्रमागत टक्करों के बीच में लगने वाले समय का औसत मान है। ठीक है ना, सभी इलेक्ट्रॉनों के लिए दो क्रमागत टक्करों के बीच लगने वाला समय है, ये समझो। ठीक है, इलेक्ट्रॉन टक्कर करता है, फिर अगली टक्कर करेगा, तो अगली टक्कर करने में जो उसको टाइम लगा है वो समय विश्रांति काल है। बच्चों, हम ताप पर निर्भरता पढ़ रहे हैं, तो चूंकि जो ताप पर निर्भरता है वो अलग अलग पदार्थों पे अलग अलग होती है, कुछ चालकों के लिए अलग, अर्धचालकों के लिए अलग और विद्युत रोधी पदार्थों के लिए अलग। तो सबसे पहला पार्ट मैं आपको करवा रहा हूँ यहाँ पे, चालकों पर ताप का प्रभाव। ठीक है, टॉपिक अपना है चालकों पर ताप का प्रभाव, और चालकों के लिए प्रतिरोधकता का फॉर्मूला ये हो गया। ठीक है, यहाँ से हमने शुरू किया। तो ताप बढ़ाने पर बच्चों, ताप बढ़ाने पर, चालकों का ताप बढ़ाने पर, उनमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं या जो परमाणु के या उसके जो जालक बनते हैं, उनके मध्य कंपनों की आवृत्ति बढ़ जाती है। ताप बढ़ाने से मुक्त आवेश या मुक्त इलेक्ट्रॉनों को ऊर्जा अधिक प्राप्त होती है, जिससे वो ज़्यादा अधिक आवृत्ति से कंपन करने लगते हैं, उनकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। तो जब गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी तो टक्कर में लगने वाला समय भी कम हो जाएगा, टक्कर में लगने वाला समय कम हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन ज़्यादा तेज़ी से गति करेंगे तो जल्दी टक्कर कर पाएंगे। कोई इलेक्ट्रॉन धीरे चल रहा है तो वो दूसरे इलेक्ट्रॉन तक टक्कर करने में अधिक टाइम लेगा, और कोई इलेक्ट्रॉन अगर तेज़ी से गति करने लग गया तो तेज़ी से गति करने के कारण जो टक्कर में जो टाइम लगता था वो कम हो जाएगा, अर्थात विश्रांति काल घट जाता है। ताप बढ़ाने पर टक्करों की आवृत्ति बढ़ जाती है। टक्करों की आवृत्ति अर्थात प्रति सेकंड टक्करों की संख्या, टक्करों की आवृत्ति का मतलब प्रति सेकंड होने वाले टक्करों की संख्या बढ़ जाती है, जिससे विश्रांति काल कम हो जाएगा, जिससे विश्रांति काल टाउ, जिससे विश्रांति काल टाउ घट जाता है, कम हो जाता है। तो विश्रांति काल टाउ के घट जाने से, विश्रांति काल टाउ के घट जाने से प्रतिरोधकता पे क्या फर्क पड़ेगा, ये आप देखेंगे इस इक्वेशन से। जब टाउ घट गया, विश्रांति काल कम हो गया, तो प्रतिरोधकता क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी, प्रतिरोधकता बढ़ जाती है। ठीक है, तो चालक पदार्थों का ताप बढ़ाने पर, चालकों का ताप बढ़ाने पर प्रतिरोधकता बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी? क्योंकि उनके मध्य टक्करों की आवृत्ति बढ़ जाती है, जिससे विश्रांति काल कम हो जाता है, और विश्रांति काल प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम के बराबर होता है, निर्भर करता है। इससे ये आवृत्ति प्रतिरोधकता का मान बढ़ा हुआ दिखाई देगा।
अब ये प्रतिरोधकता जो होती है वो तापमान पे एक संबंध लिख रहा हूँ मैं, उस संबंध के अनुसार निर्भर करती है। रो टी बराबर रो जीरो इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, या अल्फा टी लिख सकते हो। इस संबंध के अनुसार प्रतिरोधकता ताप पर निर्भर करती है। रो टी बराबर क्या होगा, रो जीरो इंटू 1 प्लस अल्फा टी, जहाँ इन संकेतों के मतलब समझिए। रो टी टी डिग्री केल्विन, या टी केल्विन लिख लो चाहे इसको, टी केल्विन पर प्रतिरोधकता है चालक की। और भाई रो जीरो केल्विन पर प्रतिरोधकता है, ठीक है। अल्फा प्रतिरोधकता ताप गुणांक है, प्रतिरोधकता ताप गुणांक, इसको प्रतिरोधकता ताप गुणांक कहते हैं। और टी तापमान है, टी तापमान है, ठीक है, डिग्री केल्विन में, टी तापमान केल्विन में। ऐसे आप फॉर्मूले को लिख सकते हो, प्रतिरोधकता को व्यक्त कर सकते हो, ठीक है। कई जगह पे जो तापमान है उसको डिग्री सेल्सियस में भी लिखा जाता है, तो हर जगह आप इसको डिग्री सेल्सियस में व्यक्त करेंगे। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, टी डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोधकता, 0 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोधकता, और रो ये हो गया तापमान। तापमान को आप यहाँ पे भी डिग्री सेल्सियस में लेंगे, पैमाना एक जैसा रखना है। तो ये है प्रतिरोधकता का मेन फॉर्मूला, जो कि तापमान पे निर्भर करेगी इस संबंध के अनुसार। यहाँ से मैं अल्फा की वैल्यू ज्ञात करके देखूँ तो देखिए, इस समीकरण को मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो रो टी बराबर रो जीरो, इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, आगे भी मल्टीप्लाई करेंगे, रो जीरो इंटू अल्फा टी, ठीक है। रो जीरो को मैं इधर ले आता हूँ, रो टी माइनस रो जीरो बराबर रो जीरो इंटू अल्फा टी। मुझे अल्फा फाइंड करना है, तो रो टी माइनस रो जीरो बटे रो जीरो टी का इसमें डिवाइड कर देंगे, बराबर अल्फा ज्ञात हो जाएगा। अल्फा यानी कि प्रतिरोधकता ताप गुणांक, इस तरह से आप ज्ञात कर लेंगे। ठीक है बच्चों, देखिए यहाँ पे है, थोड़ा नीचे चला गया था इस तरह। तो ये अल्फा ज्ञात करने का फॉर्मूला है रो टी माइनस रो जीरो बटे रो जीरो टी, ठीक है। रो टी प्रतिरोधकता है टी डिग्री सेल्सियस पे, और रो जीरो 0 डिग्री सेल्सियस पे। तो इन दोनों का जो अंतर है, इसको मैं ऐसे लिखूँ, रो टी माइनस रो जीरो को मैं लिख लेता हूँ डेल्टा रो, ठीक है। डेल्टा रो प्रतिरोधकताओं का अंतर बटे रो जीरो इंटू टी, ऐसे भी लिखा जा सकता है। आप इसको लिख देना, जहाँ डेल्टा रो बराबर रो टी माइनस रो जीरो है, ओके। अभी जो प्रतिरोधकता ताप गुणांक है, ये धातुओं के लिए धनात्मक होता है। धातुओं के लिए, धातु मतलब चालकों के लिए, धातुएं चालक ही होती हैं। चालकों के लिए अल्फा धनात्मक होता है। वैल्यू इसकी कम होती है, बहुत कम होती है, 1 से कम, लेकिन धनात्मक होता है, ठीक है। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। ओके, ठीक है। तो बच्चों, अल्फा की वैल्यू ये आ गई, क्या, इसको मिटाता हूँ, डेल्टा रो बटे रो जीरो इंटू टी के। जहाँ से आप इसका मात्रक लिख सकते हो, अल्फा का प्रतिरोधकता ताप गुणांक का। देखो, डेल्टा रो प्रतिरोधकता है, रो जीरो भी प्रतिरोधकता है, इन दोनों का मात्रक तो कैंसिल हो जाएगा, और टी है तापमान। तो तापमान का मात्रक लिखा जाएगा यहाँ पे 1 बटे डिग्री सेल्सियस, ठीक है। या इसको आप लिख सकते हो डिग्री सेल्सियस इनवर्स, ठीक। इसका मात्रक क्या हो जाएगा, डिग्री सेल्सियस इनवर्स, किसका, प्रतिरोधकता ताप गुणांक का मात्रक डिग्री सेल्सियस इनवर्स होता है। या
इसको हिंदी में ऐसे भी लिखते हैं प्रति डिग्री सेल्सियस, प्रति डिग्री सेल्सियस भी लिखते हैं। ठीक है, यदि मैं ये मानूं कि T बराबर 1 डिग्री सेल्सियस है तो मैं यहाँ पे 1 डिग्री सेल्सियस रख लेता हूँ, तो अल्फा बराबर डेल्टा रो बटे रो जीरो आएगा, डेल्टा रो बटे रो जीरो। तो यहाँ से आप अल्फा की परिभाषा दे सकते हो। अल्फा की परिभाषा क्या होगी कि 1 डिग्री सेल्सियस तापमान वृद्धि में, 1 डिग्री सेल्सियस तापमान वृद्धि करने पर प्रतिरोधकताओं का अंतर और 0 डिग्री सेल्सियस तापमान पर प्रतिरोधकता का अनुपात प्रतिरोधकता ताप गुणांक कहलाता है। इसको थोड़ा सिस्टमेटिक तरीके से हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि प्रतिरोधकता ताप गुणांक, प्रतिरोधकता ताप गुणांक चालक के ताप में इकाई परिवर्तन करने पर, चालक के ताप में कितना परिवर्तन करने पर, इकाई परिवर्तन करने पर भिन्नांश डेल्टा रो बटे रो जीरो के तुल्य होती है। भिन्नांश डेल्टा रो बटे रो जीरो के तुल्य होती है। ये डेफिनेशन है। प्रतिरोधकता ताप गुणांक को कैसे परिभाषित करेंगे कि चालक के तापमान में इकाई परिवर्तन करने पर प्रतिरोधकता ताप गुणांक भिन्नांश क्या, डेल्टा रो बटे रो जीरो के बराबर होता है। ठीक, ओके। इसी प्रकार बच्चों हम प्रतिरोधकता को रिलेट करेंगे। इसी प्रकार प्रतिरोध भी ताप पर निर्भर करता है। प्रतिरोध के लिए फॉर्मूला होगा RT बराबर, सेम उसी वे में, R0 इंटू 1 प्लस अल्फा टी, जहाँ RT T डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध, R0 0 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध और अल्फा प्रतिरोध ताप गुणांक, T ताप में परिवर्तन है, T ताप में परिवर्तन। ठीक है भाई, इस तरह से आप प्रतिरोध के लिए भी एक फॉर्मूला लिख सकते हो जो तापमान पर निर्भरता को व्यक्त करेगा। RT बराबर R0 इंटू 1 प्लस अल्फा टी। ठीक है, ओके। यदि आपको दो अलग अलग तापमान दिए गए हों तो दो भिन्न भिन्न तापमानों T1 व T2 पर, T1 व T2 पे फॉर्मूला हो जाएगा RT2 बराबर RT1 इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, और डेल्टा टी की वैल्यू आप लिख लेंगे T2 माइनस T1। ऐसे ही फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है भाई, दिख रहे हैं? RT2 यानी कि T2 तापमान पे प्रतिरोध बराबर होगा RT1 इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, और डेल्टा टी की वैल्यू T2 माइनस T1 के बराबर होगी। इसी प्रकार से प्रतिरोधकता को भी लिख सकते हैं, रो T2 बराबर रो T1 इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, डेल्टा टी यही रहेगा T2 माइनस T1 के बराबर। ठीक है, ये तो ये बात हो गई। इससे भी आप अल्फा ज्ञात करेंगे प्रतिरोध के फॉर्म में, तो प्रतिरोध के रूप में अल्फा की वैल्यू ज्ञात करनी है तो वो भी यही आएगी। देखिए, इस इक्वेशन को सोल्व करिए। RT बराबर R0 प्लस R0 अल्फा टी, ये R0 के इधर ले आओ, RT माइनस R0 बराबर R0 अल्फा टी, RT माइनस R0 बटे R0 टी बराबर अल्फा, यानी कि अल्फा बराबर हो गया डेल्टा R, ये डेल्टा R है, बटे R0 इंटू टी, ऐसे लिख सकते हो। यहाँ से भी इसका मात्रक ज्ञात करें प्रतिरोध का, अल्फा का, तो डेल्टा R से R का मात्रक कट जाएगा और ये बचेगा प्रति डिग्री सेल्सियस, प्रति डिग्री सेल्सियस। तापमान का मात्रक प्रति डिग्री सेल्सियस की फॉर्म में लिखा जाएगा। इसकी डेफिनेशन भी यही होगी कि यदि T बराबर 1 डिग्री सेल्सियस रख दें, T बराबर 1 डिग्री सेल्सियस रख दें तो अल्फा की वैल्यू डेल्टा R बटे R
0 के बराबर आती है इस भिन्नांश के, तो आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि चालक का प्रतिरोध 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर प्रतिरोधकता ताप गुणांक, प्रतिरोधकता ताप गुणांक या प्रतिरोध ताप गुणांक डेल्टा R बटे R0 भिन्नांश के तुल्य होगा। प्रतिरोधकता ताप गुणांक किसके बराबर होगा? प्रतिरोध ताप गुणांक डेल्टा R बटे R0 भिन्नांश के तुल्य होगा। ठीक है, अब हम थोड़ा सा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं इनका, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा ये। तो ग्राफ बना के हम इसको समझने की कोशिश करें तो चालकों के लिए अलग अलग तापमान पर प्रतिरोधकता की निर्भरता भी अलग अलग होती है। कम तापमान पर या अल्प ताप पर प्रतिरोधकता और टेम्परेचर के बीच में ग्राफ अगर खींचे चालकों के लिए तो इस तरह का ग्राफ आता है। यानी कि प्रतिरोधकता अल्प तापमान पे तापमान बढ़ने से बढ़ती है। जब न्यून तापमान की रेंज कम रहेगी तो धीरे धीरे जैसे जैसे तापमान बढ़ाते हैं तो प्रतिरोधकता बढ़ती है। ठीक है, तापमान की रेंज कम होनी चाहिए, 100, 200, 300 सेल्सियस तक ऐसे। अगर आप बहुत अधिक टेम्परेचर लेते हैं, उच्च तापमान पे बात करते हो चालकों की, तो उच्च तापमान पे अगर चालकों को अधिक ताप पर, ये डिग्री सेल्सियस में है, ठीक है, ये ओम इंटोमीटर में है, तो प्रतिरोधकता बहुत अधिक तापमान पे बात करें तो प्रतिरोधकता जो है वो लगभग कांस्टेंट रहती है। कैसी रहती है? लगभग कांस्टेंट रहती है। ठीक है, बहुत अधिक तापमान पे प्रतिरोधकता कैसी रहेगी? लगभग कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, रोटी जैसे नाइक्रोम धातु है, नाइक्रोम एक उप धातु है, एक एलॉय है, मिश्र धातु है, सॉरी, नाइक्रोम। तो नाइक्रोम जो बनता है वो निकेल प्लस क्रोमियम से मिलकर बनता है। इसमें 80% निकेल धातु मिलाई जाती है और 20% क्रोमियम धातु मिलाई जाती है, तो नाइक्रोम की मिश्र धातु बनती है। इसका जो प्रतिरोधकता ताप गुणांक होता है नाइक्रोम का, वो बहुत अधिक होता है। प्रतिरोधकता ताप गुणांक बहुत अधिक होता है, तो इस धातु पे ताप का प्रभाव कम पड़ता है, ताप का बहुत कम प्रभाव पड़ता है। ताप का बहुत कम प्रभाव पड़ता है किस पे? नाइक्रोम धातु पे। इसीलिए नाइक्रोम धातु के तार नाइक्रोम धातु का उपयोग तार आबद्ध प्रतिरोध बनाने में करते हैं। क्या बनाने में करते हैं? तार आबद्ध प्रतिरोध। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने तार आबद्ध प्रतिरोध का जिक्र किया था। तार आबद्ध प्रतिरोध बनाने में करते हैं। आप अपनी लैब में देखेंगे कि जो मीटर सेतु है, विभव मापी है, इनके तार भी नाइक्रोम या कॉन्स्टेंट धातु के बने हुए होते हैं, जो कि अधिक देर तक धारा प्रवाहित करने पे गर्म होने से उनके प्रतिरोध में परिवर्तन नहीं आता है। जब उनमें कंटिन्यू आप काफ़ी समय तक धारा प्रवाहित करते रहेंगे तो भी उनके अंदर तापमान परिवर्तन से प्रतिरोध में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, प्रतिरोधकता में परिवर्तन नहीं आता है, क्योंकि प्रतिरोधकता इनकी कैसी होती है? तापमान पे निर्भर नहीं करती है। ये है, ये ग्राफ यहाँ से शुरू क्यों हुआ? क्योंकि 0 डिग्री पे इनकी प्रतिरोधकता कुछ होती है। ये 0 डिग्री पे इनकी प्रतिरोधकता 0 ना होके कुछ उसकी अमाउंट होती है। ठीक है, उसके बाद आप तापमान बढ़ाएंगे तो प्रतिरोधकता एक स्ट्रेट लाइन के अकॉर्डिंग बढ़ती जाएगी। ठीक है भाई। अच्छा, ये था चालकों पर ताप का प्रभाव, नोट कर लीजिए। बच्चों, बात करते हैं विद्युत रोधी पदार्थों पर ताप का प्रभाव। देखिए, विद्युत रोधी मतलब कुचालक, अधातुएं, इन पे ताप का क्या प्रभाव पड़ता है? तो प्रयोगों से ये देखा गया
कि विद्युत रोधी पदार्थों पे जो प्रतिरोधकता होती है उसकी वैल्यू चरघातांकी रूप से, तापमान बढ़ाने पर चरघातांकी रूप से घटती है। इन पदार्थों का ताप बढ़ाने पर प्रतिरोधकता चरघातांकी रूप से कम होती है। इस फॉर्मूले पर डिपेंड करेगी जी। रो बराबर रो जीरो इंटू ई की पावर ई जी बाई 2kT, मतलब ई की पावर ई जी बाई 2kT। तो यहाँ पे साइन आता है माइनस का, चरघातांकी रूप से घटती है। तापमान बढ़ाने पर प्रतिरोधकता का मान कम होगा। तापमान बढ़ाया तो प्रतिरोधकता घटेगी। इसके विपरीत आपने चालकों में क्या देखा था, तापमान बढ़ाने से प्रतिरोधकता बढ़ रही थी क्योंकि विश्रांति काल कम हो रहा था। यहाँ पे अपोजिट इफेक्ट होता है। इस फॉर्मूले की बात करें तो रो और रो जीरो तो आप समझते हैं, टी टेम्परेचर पे प्रतिरोधकता हो गई रो, ये है 0 केल्विन पे, परम शून्य ताप पे प्रतिरोधकता है। और ईजी है चालन बैंड व संयोजी बैंड के मध्य अंतराल, संयोजी बैंड के मध्य अंतराल है। ओके, के इसको कई बार बी से भी लिखा जाता है, के बी करके लिख देते हैं, के बी मतलब बोल्ट्जमान, के बोल्ट्जमान नियतांक है और टी तापमान हो गया, ताप है। ठीक है, ये ईजी क्या है देखिए, जब चालक को आप बैंड थ्योरी पढ़ेंगे तो चालकों को बैंड थ्योरी के आधार पे दो बैंड में व्यक्त कर देते हैं। एक होता है नीचे वाला बैंड संयोजी बैंड, जिसमें सारे संयोजी इलेक्ट्रॉन भरे हुए होते हैं। जब चालक का तापमान बढ़ाते हैं तो ये संयोजी बैंड ऊर्जा ग्रहण करके और चालन बैंड में चले जाते हैं। ऊपर होता है चालन बैंड। इन दोनों बैंड के बीच में एक अंतराल होता है, ये अंतराल होता है। इस अंतराल को बोलते हैं डेल्टा ईजी या ईजी, क्योंकि यहाँ पे चालन बैंड की जो न्यूनतम ऊर्जा होगी वो ईसी रहेगी और यहाँ पे संयोजी बैंड की अधिकतम ऊर्जा ईवी रहेगी। इन दोनों की ऊर्जाओं का अंतर अर्थात ईसी माइनस ईवी डेल्टा ईजी से लिखते हैं या कई जगह इसको ईजी से भी लिखा जाता है। ठीक है, चालन बैंड और संयोजी बैंड के मध्य ऊर्जा अंतराल है, मध्य ऊर्जा अंतराल होता है। ओके, तो क्या देखा हमने, तापमान बढ़ाने पर तो प्रतिरोधकता घटेगी अर्थात चालकता बढ़ेगी, और तापमान घटाने पर प्रतिरोधकता बढ़ती जाती है। तापमान कम करेंगे तो रो की वैल्यू बढ़ेगी। तो तापमान को कम करते जाइए, परम शून्य ताप पे ले आओ। कम करते करते कहाँ पे ले आए हम, परम शून्य ताप पर। परम शून्य ताप पर इनकी प्रतिरोधकता बहुत अधिक बढ़ जाती है, बहुत अधिक बढ़ जाती है। कौन, रो। परम शून्य ताप पे प्रतिरोधकता का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है और चालकता बिल्कुल खत्म हो जाती है, चालकता कम हो जाती है, बहुत कम हो जाती है, क्योंकि प्रतिरोधकता चालकता के व्युत्क्रम के बराबर होती है। प्रतिरोधकता और चालकता तो एक दूसरे के अपोजिट हैं, एंटी हैं। तो यानी कि समझ में बात ये आई मेरे कि विद्युत रोधी पदार्थों के पे ताप का प्रभाव उल्टा पड़ता है। अगर आप विद्युत रोधी पदार्थों का ताप बढ़ा रहे हैं तो प्रतिरोधकता कम हो जाएगी। अगर विद्युत रोधी पदार्थों का ताप कम कर रहे हैं तो प्रतिरोधकता बढ़ती जाएगी। अगर आप विद्युत रोधी पदार्थों का ताप कम करते 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 परम शून्य ताप पर ले आए उसको, तो उसकी प्रतिरोधकता अत्यधिक बढ़ जाती है, इनफाइनाइट के लगभग पहुंच जाती है। ठीक है, इनफाइनाइट के लगभग पहुंच जाती है। ठीक है, तो ये था इसके बारे में। तीसरे टाइप के जो पदार्थ होते हैं वो अर्धचालक होते हैं। तीसरे टाइप के पदार्थ अर्धचालक हैं। अर्धचालक चालक और कुचालकों के बीच की कैटेगरी के पदार्थ होते हैं, जिनमें दोनों प्रकार के गुण पाए जाते हैं।
अर्धचालकों पर ताप का प्रभाव। देखिए बच्चों, जो अर्धचालक अर्थात सेमीकंडक्टर पदार्थ होते हैं, उन सेमीकंडक्टर पदार्थों में आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन प्लस होल दो होते हैं। इलेक्ट्रॉन प्लस होल होते हैं, इसमें दोनों ही आवेश वाहक होते हैं। तो जब आप अर्धचालक पदार्थ का तापमान बढ़ाते हैं तो तापमान बढ़ाने के कारण इसमें इलेक्ट्रॉन व होल की संख्या बढ़ जाती है, ठीक है। तापमान बढ़ाने के कारण अर्धचालक पदार्थों में इलेक्ट्रॉन और मुक्त होल और मुक्त इलेक्ट्रॉन तथा दोनों की संख्या बढ़ जाती है। दोनों की संख्या बढ़ने से चालकता बढ़ेगी, बढ़ जाने से क्या होगा, चालकता बढ़ जाती है। और चालकता का व्युत्क्रम क्या होता है, प्रतिरोधकता। इसका मतलब ये हुआ कि प्रतिरोधकता कम हो जाती है, तो इस पर भी रिवर्स इफेक्ट पड़ेगा। तापमान बढ़ाने पे प्रतिरोधकता कम हो जाती है। तापमान बढ़ाने पे प्रतिरोधकता में कमी क्यों आती है, क्योंकि मुक्त इलेक्ट्रॉन और होलों की संख्या बढ़ने से चालकता बढ़ जाती है, और चालकता का व्युत्क्रम प्रतिरोधकता कम ही होगी। तो चूंकि तापमान बढ़ाने पे प्रतिरोधकता कम हो रही है, तो तापमान और प्रतिरोधकता एक दूसरे के रिवर्स में है, तो इसलिए इनका प्रतिरोधकता ताप गुणांक अल्फा नेगेटिव होता है। जिन पदार्थों में ताप बढ़ाने पे प्रतिरोधकता बढ़ेगी उनके लिए अल्फा पॉजिटिव, जिन पदार्थों में ताप बढ़ाने पे प्रतिरोधकता कम हो रही है उनके लिए अल्फा नेगेटिव होता है। ध्यान रह जाएगा, अल्फा मतलब प्रतिरोधकता ताप गुणांक। जिन पदार्थों में ताप बढ़ाने पे प्रतिरोधकता बढ़ती है उनके लिए अल्फा धनात्मक होता है, और ऐसा चालकों में होता है। और जिन पदार्थों में ताप बढ़ाने पे प्रतिरोधकता कम हो रही है उसमें अल्फा ऋणात्मक होगा, ऐसा अर्धचालकों में और कुछ चालकों में होता है। ठीक है, ये हो गया। अगर आप ग्राफ से दर्शाना चाहें प्रतिरोधकता को और तापमान के मध्य ग्राफ दर्शाना चाहें अर्धचालकों के लिए, तो ग्राफ कुछ इस प्रकार का आएगा, इसी प्रकार का आएगा, क्योंकि तापमान बढ़ाने पे प्रतिरोधकता क्या हो रही है, कम हो रही है। जैसे जैसे तापमान बढ़ाते जाएंगे प्रतिरोधकता नीचे आती जाएगी, नीचे आने का मतलब कम होती जाएगी। जैसे जैसे तापमान कम करेंगे प्रतिरोधकता बढ़ती जा रही है। तो इस तरह का ग्राफ हम बना सकते हैं अर्धचालकों के लिए। ठीक है, नोट कर लीजिए। अब हम लेके चलते हैं कुछ क्वेश्चंस एनसीईआरटी बुक के एग्जाम्पल्स। आगे देखिए बच्चों, हाँ, एनसीईआरटी एग्जाम्पल 5.8 बुक में पढ़िए क्वेश्चन आप कि प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी के प्लेटिनम के तार का प्रतिरोध हिमांक का मतलब होता है 0 डिग्री सेल्सियस पे 5 ओम प्रतिरोध है, और भाप बिंदु अर्थात 100 डिग्री सेल्सियस पे प्रतिरोध 5.23 ओम है। जब तापमापी को किसी तप्त उष्मक में प्रवेश कराया जाता है तो प्लेटिनम के तार का प्रतिरोध इतना ओम हो जाता है। उष्मक का ताप ज्ञात करो। बच्चों, आपको यहाँ पे 3 प्रतिरोध दिए गए हैं, 3 अलग अलग तापमान पे। प्रतिरोध का मान दिया गया है हिमांक पर प्रतिरोध, हिमांक का मतलब 0 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध। इसको मैं R0 से इंडिकेट करूंगा। फिर आपको दिया गया है भाप बिंदु पर प्रतिरोध, भाप बिंदु मतलब 100 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध। इसको मैं R100 से शो करूंगा, R के पैरों में 100 सफिक्स में। फिर आपको दिया गया है तप्त उष्मक। अब तप्त उष्मक का तापमान नहीं पता मेरे को कितना है, वो T डिग्री सेल्सियस मान दिया, पर प्रतिरोध RT, ये हमें दिए भी दे रखा है। ठीक है, तो इनकी वैल्यूज देख लीजिए। 5 है, 5.23 है, 5 ओम, 5.23 ओम, 5.729 ओम, 795 ओम। ठीक है, आपको तप्त उष्मक का तापमान ज्ञात करना है। ठीक है, तप्त उष्मक का तापमान ज्ञात करना है। देखिए इसका हल, चूँकि RT बराबर होता है R0 × 1 + अल्फा T, ये फॉर्मूला पढ़ा है हमने।
ठीक है, सूत्र के आधार पर, इस सूत्र के आधार पर मैं इन दोनों तापमान के लिए बात करूंगा। जब RT कितना है, R100 है, तो R100 बराबर होगा R0 × 1 + α_T। इसमें जो आपको वैल्यूज दे रखी है, R100 भी है, R0 भी है, T भी पता है, लेकिन अल्फ़ा नहीं पता, तो आप पहले अल्फ़ा का मान ज्ञात कर लीजिए। ठीक है, अल्फ़ा का मान ज्ञात करने की कोशिश करिए। तो बच्चों अल्फ़ा का मान कैसे ज्ञात करोगे, R100 - R0 बटे R0T बराबर अल्फ़ा। यही फॉर्मूला करवाया था अल्फ़ा ज्ञात करने का, R100 - R0 बटे R0T। ठीक है, अच्छा जी। तो अल्फ़ा बराबर आएगा R100 की वैल्यू 5.23 - 5 बटे 5 × T। T कितना है, देखो तापमान में अंतर कितना हो जाएगा दोनों के लिए, 100 डिग्री सेल्सियस बराबर अल्फ़ा। ठीक है, तो 5 में से इसको माइनस किया तो अल्फ़ा बराबर होगा 0.23 बटे 500। इतना मैं रख लेता हूँ अभी इसको ना, इतना रख लेता हूँ मैं इसको फ़िलहाल, कोई दिक्कत नहीं है। 0.23 बटे 500। अब आप लिखेंगे किसके लिए, जब T1 बराबर 0 डिग्री सेल्सियस व T2 बराबर T डिग्री सेल्सियस है, तो क्या होगा, RT बराबर R0 × 1 + α_T। RT की वैल्यू, RT T पे टेम्परेचर है 5.795 T टेम्परेचर पे प्रतिरोध बराबर R0 की वैल्यू कितनी है भाई, 5 × 1 + अल्फ़ा की वैल्यू हम ये रखेंगे 0.23 बटे 500 × T हमें याद करना है। तो पहले 5 का भाग करेंगे इसमें, 5 या भाग करने से अच्छा है कि आप इसको ऐसे लिख लीजिए 5.795 बराबर 5 को अंदर मल्टीप्लाई करो 5 प्लस 5 को इधर मल्टीप्लाई करो 5 × 0.23 बटे 500 × T। तो 5 को इधर माइनस कर देंगे तो ये बचेगा 0.795 बराबर 5 से 5 कट गया, इधर बचेगा 0.23 बटे 100 × T। ऐसे बचेगा, कैलकुलेशन कर रहा हूँ मैं। अच्छा जी, अब आपको T निकालना है तो इसको इधर ले आओ, 0.795 × 100 मल्टीप्लाई हो जाएगा और 0.23 का भाग लगेगा, T के बराबर वैल्यू आएगी। ठीक है, डेसिमल से डेसिमल हट जाएगा, ऊपर 3 डेसिमल है, नीचे 2 डेसिमल है, तो नीचे एक 0 और आ जाएगी। ठीक है ना, तो एक 0 से एक 0 कट गया, 795 × 10 बटे 23, 7950 बटे 23, 7950 बटे 23 करेंगे तो टेम्परेचर की वैल्यू निकल के आ जाएगी 345.65 डिग्री सेल्सियस। ये टेम्परेचर है, इसकी वैल्यू सोल्व करने पे आएगी 345 डिग्री सेल्सियस के लगभग। ठीक है, ये तो आप कर लेंगे, मेथड ये था सारा। सबसे पहले आपको क्या करना है, इन दोनों के लिए फॉर्मूला अप्लाई करना है, इन दोनों के लिए 0 डिग्री सेल्सियस और 100 डिग्री सेल्सियस के लिए। वहाँ से आप अल्फ़ा ज्ञात करेंगे, अल्फ़ा, फिर इन दोनों तापमान के लिए फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, उसमें अल्फ़ा की वैल्यू जो तुमने ज्ञात की है वो रख देंगे। भाई धातु तो वही है, प्लेटिनम का तार है, उसका प्रतिरोध ताप गुणांक तो सेम रहेगा, है ना, चाहे उसको किसी भी तापमान पे गर्म किया जाए उसका प्रतिरोध ताप गुणांक नहीं बदलता है, तो वो सेम रहता है, इसलिए हमने यहाँ से अल्फ़ा निकाल के यहाँ पे रखा है। समझ आया क्वेश्चन आपको, नोट कर लीजिए इसको। ओके, एनसीईआरटी में एग्जाम्पल 5.9 भी इसी तरीके से होगा, सेम इसी मेथड से, तो आप उसको एक बार ट्राई कर लेना। एग्जाम्पल 5.9 को, वो भी प्लेटिनम प्रतिरोध के लिए है। अभी मैं आपको अगला टॉपिक करवाता हूँ, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, अति चालकता। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है और रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये इम्पोर्टेंट है। सुपर कंडक्टिविटी बोलते हैं। सुपर कंडक्टिविटी की अवस्था में
सुपर कंडक्टिविटी की अवस्था में पदार्थ में ऊर्जा क्षय बिल्कुल भी नहीं होता है। जब एक स्थान से दूसरे स्थान तक किसी विद्युत धारा का चालन किया जाए, कोई संकेत भेजा जाए, कोई इलेक्ट्रिकल सिग्नल भेजा जाए, तो अतिचालक पदार्थों में एक एंड से दूसरे एंड तक इनके संचरण में बिल्कुल भी ऊर्जा का क्षय नहीं होता है। क्यों नहीं होता? क्यों नहीं होता? क्योंकि अतिचालकता की अवस्था में प्रतिरोधकता का मान बिल्कुल जीरो हो जाता है। जब प्रतिरोधकता जीरो हो जाएगी तो विद्युत धारा के चालन में या संकेतों के चालन में बाधा कुछ नहीं होगी, बाधा खत्म हो जाएगी, और बाधा खत्म होने के कारण आप जितना संकेत एक एंड से भेज रहे हो उसी ताकत का, उसी पावर का संकेत दूसरे एंड पर रिसीव कर सकते हो। तो ये देखा गया कि चालकों में और मिश्र धातुओं में ये इफेक्ट कहाँ पे मिलेगा आपको? कुछ चालक और मिश्र धातुओं में तापमान कम करने पर, चालकों और मिश्र धातुओं में तापमान कम करके प्रतिरोधकता का मान घटाया जा सकता है ना? तापमान कम करके प्रतिरोधकता का मान घटाया जा सकता है, और एक निश्चित तापमान पे प्रतिरोधकता का मान शून्य किया जा सकता है। चालकों और मिश्र धातुओं में किसी निश्चित ताप पर प्रतिरोधकता शून्य हो जाती है। चालकों व मिश्र धातुओं में निश्चित ताप पर प्रतिरोधकता शून्य हो जाती है। इसे अतिचालकता कहते हैं। अतिचालकता कहते हैं, इसे अतिचालकता कहते हैं। यही है अतिचालकता, है ना? जिस तापमान पे प्रतिरोधकता शून्य हो जाएगी, जिस ताप पर प्रतिरोधकता शून्य होती है, उसे क्रांतिक ताप कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रांतिक ताप। जिस ताप पे प्रतिरोधकता का मान चालकों के लिए शून्य हो जाए, या जिस ताप पे अतिचालकता उत्पन्न हो जाए, उस ताप को बोलते हैं क्रांतिक ताप। क्रांतिक ताप को TC से लिखा जाता है। अर्थात क्रांतिक ताप से अधिक ताप पर पदार्थ की अतिचालकता शो करेगा, और क्रांतिक ताप से कम ताप पर पदार्थ अतिचालक नहीं, एक सामान्य चालक की तरह व्यवहार करेगा। अच्छा, उसे क्रांतिक ताप कहते हैं। इसके साथ साथ प्रकृति में ऐसे पदार्थ खोजे गए हैं जो लगभग 90 केल्विन तक अतिचालकता उत्पन्न करते हैं। 90 केल्विन तक अतिचालकता उत्पन्न की जा सकती है, और अतिचालकता की जो घटना है उसकी खोज सबसे पहले सन 1911 में हुई थी कामरलिंग आर्नेस नाम के वैज्ञानिक के द्वारा। 1911 कामरलिंग आर्नेस ने इसकी खोज की थी। इन्होंने पारे को 4.2 केल्विन तक ठंडा किया। पारे को कितने केल्विन तक ठंडा किया? 4.2 केल्विन तक ठंडा करके अतिचालकता उत्पन्न करके दिखाया था। पारे को 4.2 केल्विन तक ठंडा किया, तो उसने पारे में धारा प्रवाहित करके देखा या पारे में चालकता का प्रभाव देखा, तो उसमें एनर्जी लॉस बिल्कुल नहीं हो रहा था। तो उनको ये थोड़ा अजीब लगा और उन्हें इसको अतिचालकता का नाम दिया। इसके साथ ही अतिचालकता में एक और इफेक्ट उत्पन्न होता है जिसको बोलते हैं माइसनर प्रभाव। माइसनर प्रभाव, ये माइसनर प्रभाव क्या है कि अतिचालकता की अवस्था में चालक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र शून्य हो जाता है। इस गुण को बोलते हैं माइसनर प्रभाव। अतिचालकता की अवस्था में चालक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र का मान 0 हो जाता है, और 0 हो जाने की अवस्था को बोलते हैं मैसनर इफेक्ट या माइसनर इफेक्ट बोला जाता है। ठीक है, अच्छा, अभी वैज्ञानिक इस पे बहुत रिसर्च कर रहे हैं और सामान्य अवस्था में अतिचालकता उत्पन्न करने के ऊपर काफ़ी रिसर्च चल रहे हैं। अगर इस पे सफलता मिल जाती है तो
एक स्थान से दूसरे स्थान तक ऊर्जा संचरण में आसानी हो जाएगी। आप सुपर कंप्यूटर बना सकते हो, आप सुपर मैग्नेट बना सकते हो, आप ऐसे ट्रांसफार्मर बना सकते हो जो छोटे होंगे बट पावरफुल होंगे। अभी तो आप देखते हो बड़े बड़े ट्रांसफार्मर लगे होते हैं पोल्स पे, इनकी जगह एक छोटा अति चालकता वाला ट्रांसफार्मर, सुपर कंडक्टर ट्रांसफार्मर जगह ले लेगा, जो कि परफॉर्मेंस तो उतनी ही देगा लेकिन उसका आकार, उसकी कीमत कम हो जाएगी। ठीक है, तो बच्चों आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे प्रतिरोधों के संयोजन की, जिसमें आप श्रेणी क्रम समांतर क्रम पढ़ेंगे। पढ़ते रहिए तब तक। थैंक यू।